Hello everyone. My name is Surbhi Singhal. I'm your management faculty. Welcome to my YouTube channel Study Look with Surbhi. आप सबको पता ही होगा सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की डेट शीट आ गई है। हम यहाँ पर हमारा जो सफ़र चल रहा है वो चल रहा है मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का एक कोर्स है बीबीए एंड बीबीए कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके क्वेश्चन बैंक की स्पेशली हम क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं। दो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। आप उनको आप उनको सर्च करके आप उनको देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग। हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोड है 101 बीबीएस कोर्स का। राइट, तो हम चलते हैं यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग। अगेन आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देयर आर अगेन सम क्वेश्चंस। What is span of control? Explain centralization and decentralization. The third question is what is formal and informal organization? And the fourth question is explain accountability and responsibility. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम इनको अपने नोट्स के थ्रू देखते हैं। हमारे इस कोर्स की यूनिट 3 के जो हमारा सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगेन, जैसे कि मैं कभी भी किसी भी टॉपिक को करने के लिए हमेशा बोलती हूँ कि आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी है। सी, मेरे कहने का मतलब ये होता है, हमारे पूरे मैनेजमेंट में बीबीए कोर्स में जो हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हमारी 5 यूनिट्स हैं। राइट, पांचों यूनिट में हमारी कुछ डेफिनेशंस हैं। हमें वो डेफिनेशंस लर्न करनी है, बिकॉज वो डेफिनेशंस हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में लिखेंगे ही। राइट, हमें सपोज करो आपने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लर्न की। राइट, और ऑर्गेनाइजिंग पे कुछ आया, सपोज करो आया राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग, तो डेफिनेटली आपको पहले डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हियर सम नेचर्स, forms of organization structure, or we can say types of organization structure। ये क्वेश्चन मैंने उसमें नहीं डाला है, बट यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो मेरे से रह गया है वहाँ पर। मैं वहाँ पे इंक्लूड कर दूंगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से मतलब 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। और मैं प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रही हूँ 2013 से, ऑलमोस्ट 2013 से 2022 तक की बात कर रही हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। There are types of organizational structures. These are of 7 types: line organization, line and staff organization, functional organization, project organization, matrix organization, divisional structure, committee organization। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लाइक एक्सप्लेन द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन and explain the line organization. What are the kinds or what are the forms of organization structure, and explain line organization। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको कौन सा बेस्ट लगता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए, आपको अच्छा लगता है, तो आपको इनमें से सेलेक्ट करके उसके ऊपर आंसर करना होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की।
तो हमारा फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. It is also known as military, vertical, departmental, and hierarchical organization structure. आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, राइट. तो ये टू टाइप से होता है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन. आप यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, आपको उसमें डायग्राम जरूर बनाना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम के आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, राइट. इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, और सुटेबिलिटी है कि ये कैसे यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज होगा, राइट. The second one is line and staff organization. It is a modification over the basic line structure. This structure combines the staff specialist experts with the line managers. The vertical flow of authority and responsibility remain the same as in the line structure. तो आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारा लाइन स्ट्रक्चर है. यस, ये जो पार्ट है ना, ये आपको दिख रहा है. ये ये आपका लाइन स्ट्रक्चर है, राइट. ये आपका लाइन स्ट्रक्चर है. और यहाँ पे हमने स्टाफ को ऐड किया गया है. स्टाफ डजंट मीन कि कोई भी एक पर्सन. स्टाफ का मतलब है यहाँ पर जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो उसको सजेस्ट करने के लिए ये दो स्टाफ हमने इंक्लूड किए हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर, राइट. तो ये इनके स्टाफ हो गए. तो लाइन एंड स्टाफ इस तरीके से आ रहे हैं. लेट मी इरेज दिस. I will erase after some time. Okay, it has advantages and disadvantages. Suitability of line and staff organization, right? The C part is functional organization. Functional organization means the credit for developing functional organization structure goes to F.W. Taylor. ये F.W. Taylor के according है. This structure is based on the concept of functional foremanship. In this structure, the line authority is channelized through the staff specialist. आप देख सकते हैं, एक कंपनी है. इस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है. उसमें 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. परचेजिंग डिपार्टमेंट बना हुआ है, परचेजिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, R&D मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है. परचेजिंग मैनेजर क्या रोल प्ले कर रहा है वो नीचे शो हो रहा है. फाइनेंस मैनेजर क्या रोल प्ले कर रहा है वो नीचे शो हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें, R&D मैनेजर क्या रोल प्ले कर रहा है, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सब आपको नीचे शो हो रहा है. तो आपको ये डायग्राम बनाना ज़रूरी है. इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर. It's a temporary structure designed to accomplish a specific task or project with the help of specialists drawn from the different functional departments within the organization. It is led by project manager. Obviously, it's a project organization structure, तो ये lead होता है project manager के through. You can see the diagram. एक चीफ एग्जीक्यूटिव है. देखिए, कोई भी कंपनी है XYZ, आप वहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी है, प्रोजेक्ट मैनेजर सी है. जो जो उनके प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सी, अगर कोई भी चीज़ है उसमें एडवांटेजेस भी होंगे एंड डिसएडवांटेजेस भी होंगे. एवरीथिंग हैज अ प्रॉप्स एंड कॉन्स, राइट. सुटेबिलिटी, suitable for medium and large scale projects which needs to be completed within the specified time and cost. Also suitable for projects involving complex technique. Next, matrix or grid organization structure. Matrix, it is a hybrid organization structure. It combines project organization structure and functional organization structure. Mean it is a combination of project organization structure and functional organization structure.
जो हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था और जो हमने फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, दोनों को कंबाइन किया गया है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। कंपनी, अगेन एक्स वाई जेड एनी कंपनी, उसमें आपका जनरल मैनेजर है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, R&D मैनेजर है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। अब यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर ए है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी है, प्रोजेक्ट मैनेजर सी है। अब देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर ए, कोई एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है एक मैनेजर को, प्रोजेक्ट सपोज से प्रोजेक्ट ए, तो उसमें आपका प्रोडक्शन ग्रुप है, फाइनेंस ग्रुप है, मार्केटिंग ग्रुप है और पर्सनल ग्रुप है। सेम वे प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, सबके अपने अपने हैं। Advantages and disadvantages you can see from here. Suitability, suitable for complex tasks, suitable for projects with specified time and cost. Next, divisional structure. Divisional structure is usually followed by big companies which manufacture more than one product or having operation in wide geographical area. Easily can see the diagram. President, division product A, division product B, division product C. अब प्रोडक्ट ए में अलग अलग जा रहे हैं, बी में अलग जा रहे हैं, सी में सारे डिपार्टमेंट्स जा रहे हैं. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, it is a form of staff organization formed for giving specialized advice to line managers. A committee is a group of two or more appointed, nominated, or elected person to consider, discuss, decide, recommend, or report on some issue or matter assigned to them. Okay, now the next topic is delegation of authority. Delegation of authority means delegation of authority refers to the distribution of power in few hands to make smooth working in the organization. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग करने के लिए जो वर्क है, जो वर्कलोड है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो मतलब जो एक्स्ट्रा बर्डन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अथॉरिटी इज अ राइट टू गिव ऑर्डर एंड द पावर टू एग्जीक्यूट ओबीडियंस। इट इज गिवन बाय हेनरी फोर्ड। एक एग्जाम्पल है जो मैंने अपनी क्लास में बताया था आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बताया था। एक एक्चुअली इट्स बेसिकली इट्स एक्टिविटी। इसमें क्या है कि सपोज करो मेरे मैनेजर ने मुझे कोई वर्क दिया, कोई टास्क दिया, ठीक है। वो टास्क मुझे करना था, लेकिन मेरे पे वो एक्स्ट्रा टास्क था, मैंने वो अपने सबऑर्डिनेट को दे दिया और मैं अपने रेगुलर वर्क में कंटिन्यू करने लगी। मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे करके दिया, मैंने उसको फुल एंड फाइनल किया, फिर मैंने वो अपने बॉस को दे दिया, अपने मैनेजर को दे दिया। मतलब जो मेरे पास एक्स्ट्रा बर्डन था वो मैंने अपने सब एम्प्लॉय से करा लिया। दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Accountability, it is the final step of the process of delegation. Making employees accountable refers to making them answerable for non-completion of work. Importance of delegation of authority, आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो देख सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन था, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन था ना, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इसकी। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? One of the most important decisions which affect the whole organization structure and also the working conditions is the decision of distribution of authority. मतलब एक टॉप मैनेजमेंट है, दैट इज अ सेंटर पॉइंट, राइट। जो एक उसने कोई भी एक डिसीजन दिया, वो सारे एम्प्लॉयज को फॉलो करना ही था, राइट। दैट इज सेंट्रलाइजेशन. Basically, there exist two types of distribution.
When the organization restricts the decision making power in few hands, mainly the top level management, then it is known as centralization. It helps in centralized control of the organization in the hands of top level management, which helps in coordinating and uniformity of actions. Right? मतलब एक सेंटर में एक बंदा है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन सबको फॉलो करनी है. राइट? दैट इज सेंट्रलाइजेशन. अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में समझते हैं. Now come to the decentralization. When the decision making power gets evenly and systematically distributed in whole organization, then it is termed to be as decentralization. मतलब अगर decision making power सब में बांट दी गई है, that is decentralization. मतलब यहाँ पे कोई बात कहनी थी, वो इनको भी परमिशन मिल गई, इनको भी परमिशन मिल गई, इनको भी परमिशन मिल गई, इनको भी परमिशन मिल गई. मतलब अगर इन्हें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो अपने सब एम्प्लॉय से पूछते हैं कि आपका क्या सजेशन है. ए से पूछेंगे, बी से पूछेंगे, सी से पूछेंगे, डी से पूछेंगे. इन सब की वैल्यू रखेंगे और अगर किसी का डिसीजन अच्छा लगता है तो वो उसको फॉलो भी कर सकते हैं. दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. Decentralization, importance of decentralization, develop the initiative amongst subordinates. Which subordinate में initiative create कर रहे हैं. Quick and better decision, obviously. Believes the top executive from the excess workload. Relieves the top executive from the excess workload. मतलब टॉप एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स हैं उनको रिलैक्स फील कराता है वर्कलोड से. मैनेजरियल डेवलपमेंट, better control. There is a few points in difference delegation and decentralization. Okay, there can be again a direct question or indirect question. एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. ये भी आ सकता है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन. और आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किसी भी कंपनी में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विच इज बेस्ट. तो तब आपको आंसर करना होगा. एक्चुअली किसी भी कंपनी में दोनों ही ज़रूरी हैं. सेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है, डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़रूरी है. सेंट्रलाइजेशन फॉर्मल वर्क कराने के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए. हमारे क्वेश्चन बैंक में एक और क्वेश्चन था, स्पैन ऑफ कंट्रोल. व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल? So span of control means the number of people managed efficiently and effectively by a single officer in an organization. मतलब एक बंदा है, राइट, एक बंदा है, वो अपने कितने लोगों को काम कराने में सक्षम हो सकता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. Characters of the supervision work. Nature of work depends. Qualities of the subordinates. Time sorry time available to supervisors. Effectiveness of communication. Delegation of authority. Using of standards. इसके कुछ नेम्स हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन कैन बी इन योर एग्जाम एंड इट हैज़ वेरियस नेम. इट कैन बी कम विद द वेरियस नेम्स. इट कैन बी what is span of supervision. It can be what is span of management. It can be what is span of responsibility. It can be what is span of authority. It can be what is span of direction, and it can be what is span of control. आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनको इन इन नाम से कर सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. कभी आपको एकदम लगे कि भाई इट्स आउट ऑफ सिलेबस. नो, इट्स नॉट एन आउट ऑफ सिलेबस. तो ये आपका जितने भी नेम्स है, इसमें से किसी भी नेम से ये क्वेश्चन आ सकता है और आपको ये आंसर्स लिखने हैं. राइट. टाइप्स ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, वाइडर स्पेन ऑफ कंट्रोल और नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल.
राइट? तो स्पेन ऑफ कंट्रोल आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ज़रूर इसको याद करके जाइएगा। Next question from our question bank: what is formal and informal organization? As the name suggests, a formal organization is an organization with a fixed set of rules of intra-organization procedure and structure. मतलब जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, एक सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, चर्चेज में होते हैं। दीज आर द सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स यहाँ पर हैं, एडवांटेजेस हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। आप ये कॉलेज का एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे एक शो किया हुआ है मैंने। टॉप मैनेजमेंट है, डीन है, कोऑर्डिनेटर है, एचओडी है, फैकल्टीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, राइट? Disadvantages of formal organization: delay in action. भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसएडवांटेज होता है? डिले इन एक्शन, क्योंकि एक्शन स्लो हो जाता है। इम्फेसाइजेस ऑन वर्क ओनली, ये लोग सिर्फ वर्क पे emphasize करते हैं। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। Now come to the informal organization. Informal organization is an organization structure which establishes the relationship on the basis of the likes and dislikes of officers without considering the rules, regulations and procedures. ये क्या बात है? As the name suggests, informal, मतलब ये लोग ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ना कोई प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, बस वर्क करते हैं, राइट? फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन: एडवांटेजेस: फास्ट कम्युनिकेशन होता है, फुलफिल सोशल नीड्स, करेक्ट फीडबैक। आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और डिसएडवांटेजेस: स्प्रेड ह्यूमर, नो सिस्टमैटिक वर्किंग, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट और मोर एम्फेसाइजेस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। भाई जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट होगा उस पर बेस्ड होगा। एक्सक्यूज मी। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है। अगर आपको कभी भी डिफरेंस आता है, किसी में भी डिफरेंस आए, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आए, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, किसी में भी आपको डिफरेंस आता है, तो इसका बेस्ट तरीका होता है आप इस फॉर्मेट में उसको एक्सप्लेन करें, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मतलब आप उनका बेसिस बताएं, किस बेसिस पे आप उनको डिफ्रेंशिएट करें, और एक ऐसे स्ट्रक्चर वे में हो आपका, तो इट गिव्स मोर इफेक्टिव, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का डिफरेंसेस। सी गाइस, मैं एक एक एक्सप्लेनेशन की प्रॉपर वीडियो बना के सेंड करूँगी। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। You can do one more thing, you can pause the video and can write the notes, right? अगर आपको स्टिल चाहिए आप मेरे को मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी नोट्स। तो ये हमारी बात चल रही थी यूनिट 4 की, सॉरी, ये हमारी बात चल रही थी यूनिट 3 ऑर्गेनाइजिंग की। मैंने आज 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से वीडियोस ले सकते हैं। तो थैंक यू so much. If you like my channel, if you like my videos, please do like, subscribe and share. Thank you. Bye bye.